और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और जैसा कि पता है कि इस समय हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि नवोदय में आया हुआ पेपर है, उसका एनालिसिस, ताकि आपको पता चल सके कि भाई पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आखिर एग्जाम में। क्या आप जो बुक पढ़ रहे हो वो बुक आपके लिए सफिशियंट है? क्या आप जिस भी पब्लिकेशन की बुक ले रखे हैं, क्या वो पढ़कर आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमको इस क्वेश्चन पेपर से। हम देख रहे हैं क्योंकि इसके प्रीवियस क्लास में, जो इसके पहले क्लास हुई थी, अगर आपने वो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। और उन क्वेश्चंस को अगर मैंने कहा था कि आप अपनी जो भी बुक आपने परचेज कर रखी होगी उन बुक में ढूंढना, क्या वो क्वेश्चन मिलते हैं? अगर नहीं मिलते हैं तो जान लो बेटा कि वो बुक आपके केवल प्रैक्टिस के लिए है। यानी अगर आपको ये लगता है कि आपने उससे मैथ तैयार कर लिया, साइंस तैयार कर लिया, इंग्लिश तैयार कर लिया, हिंदी तैयार कर लिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बेटा बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। उस तरह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कब होगा? तो पूछोगे सर सिलेक्शन होगा कब, कैसे होगा सिलेक्शन? तो देखो, सिलेक्शन होने के लिए आपको जरूरी है कि आपको उसके जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसके सारे एक्स वाई जेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी आपको अगर मैथ्स के क्वेश्चन है तो उस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ग्रामर के रूल्स आपको समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए। सेम चीज़ हिंदी के लिए है और यही सेम चीज़ साइंस के लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको एक ऐसी बुक मिल गई है जिसको पढ़कर आप नवोदय एग्जाम निकाल सकते हो, तो बेटा ये गलतफहमी दिमाग से अपने निकाल दो। अगर ऐसा होता तो हर साल बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और हर साल यही सारी पब्लिकेशन की बुक परचेज करते हैं, तो उनका सिलेक्शन उससे नहीं होता। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। तो चलो, हम लोग अभी तो फिलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके, इस पेपर के बारे में। प्रीवियस ईयर अगर आपने देखा था प्रीवियस क्लास को, तो उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे और वो क्वेश्चंस मतलब बाप रे क्या टफ क्वेश्चंस थे। आज हम लोग इसी में से कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। वैसे था तो ये पूरा पेपर टफ, मैथ्स का लेवल इसका जो था ना वो आउटस्टैंडिंग था, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लेवल था मैथ का। तो अभी अगर आप अपनी बुक में सॉल्यूशन देखोगे, जो नई पब्लिकेशन की बुक आई होगी उसमें इसका सॉल्यूशन दिया होगा, तो सॉल्यूशन को डिफरेंट हो सकता है हमसे और उन पब्लिकेशन की बुक से। लेकिन यकीन मानो कि मैं कोशिश करूंगा आपको ऐसी चीज़ें बताने का जो आपको आराम से समझ में आए। चलो, एक क्वेश्चन आया था अलजबरा से पॉलिनोमियल का। शायद ये मैं कल ही देख रहा था, अब देखते हैं कि वहाँ ये मिल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो और ये बताओ कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखता हूँ, और क्वेश्चन है कि द रिमाइंडर, क्वेश्चन है द रिमाइंडर, ठीक, द रिमाइंडर ऑब्टेंड, फिर कॉमा, ऑफ ऑन डिवाइडिंग, किसको डिवाइड करना है? ऑन डिवाइडिंग एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए दिया गया है -6, ऑप्शन बी दिया गया है 6, ऑप्शन सी दिया गया है 4 और ऑप्शन डी दिया गया है -4। मतलब हिंदी मीडियम के अगर हो तो आप ये समझो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसको अगर हम इससे डिवाइड कराते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, अब ये बताओ, पहले तो ये बताओ कितने लोगों ने अलजबरा पढ़ ली है और अलजबरा कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, किसके किसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं और किसका कॉन्सेप्ट है जो अभी क्लियर नहीं हुआ है? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल भी डॉक्टर से और टीचर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आप छिपाओगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। तो यहाँ पर चलो, अभी हम लोगों को बात करनी है कि भैया ये डिवीजन आता है कि नहीं, क्योंकि ये डिवाइड से होगा। रिमाइंडर पूछ रहा है तो मतलब यहाँ लिखा भी है ऑन डिवाइडिंग, मतलब डिवाइड करने पर, तो डिवाइड कैसे होगा? अगर आपको आता है तो आंसर दीजिए, नहीं आता तो भाई मैं हूं बता रहा हूं कैसे करते हैं। देखो, डिवाइड करने का तरीका क्या है कि x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10, और डिवाइड करना है किससे?
डिवाइड करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये हो गया। ठीक है, संडे को बिल्कुल परेशान ना रहना, अगर आपको नहीं आता संडे को अलजबरा पढ़ाऊंगा, अलजबरा की क्लास लूँगा संडे को, और संडे को हर एक चीज़ मतलब RS अग्रवाल की बुक से जितने भी क्वेश्चंस उसके हैं और जितने भी उसके कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। उससे होगा क्या, एक बार पढ़ने के बाद आपके लिए लाइफ टाइम फुर्सत हो जाएगी। मतलब एक बार अगर आप ये सीख जाओगे ना, तो ये आपके 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, मतलब ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। तो अभी मैं फिलहाल समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स टू दी पावर 4। क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स टू दी पावर 4। तो एक चीज बताओ कि एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक्स की पावर 4 हो जाए। बताओ एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक्स की पावर 4 हो जाए। काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, उनको ये नहीं पता कि प्लस करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। मैंने जब आपको पढ़ाया था एक्सपोनेंट एंड पावर, तो उसमें एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई करने पे पावर जुड़ जाती है। यानी अगर हम यहाँ पर x की पावर 2 रख दें तो ये बेस हमारा इक्वल हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, x की पावर 4 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। एक्सपोनेंट एंड पावर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कैसे आपको मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर जब बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर उनकी पावर्स क्या होती है, जुड़ जाती है। तो वही सेम चीज यहाँ पर करना है। तो मतलब अगर हमें एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर 4 लाना है तो हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, पहली चीज। अब देखो मल्टीप्लाई जो यहां पर लिख दिए हो, जो भी यहां पर लिख दिए हो, उसको इन तीनों से 1 2 3 टर्म्स है ना, 3 पद है इसके पास, तो तीनों से मल्टीप्लाई करना है। मतलब इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है। देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करोगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 4, माइनस 2x का एक्स स्क्वायर से अगर करते हो, देखो माइनस 2x का अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और ये 2 है, और x में अगर कोई पावर नहीं होती तो वहां 1 होता है, तो इसका मतलब ये माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब। और इस वाले में है नहीं, तो अगर है नहीं तो इसको भैया बिरादरी से बाहर रखो, यहां लिख दो माइनस 2x क्यूब। अब 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। इतना बताओ भाई, एक एक स्टेप बताता चल रहा हूँ, इतना बताओ सभी को समझ में आ गया इतना। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है ना, मुझे मेरी प्रॉब्लम आप सभी को पता ही होगी कि बोर्ड छोटा है तो मैं ज़्यादा दूर तक नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़ा लिखूंगा तो बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना, बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो भाई समझ में नहीं आएगा, है ना, अगर मैं बार बार रेज करूंगा। इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, दिखने की कोशिश करना। अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो एटलीस्ट 240 पिक्सल पे चलाना, ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। हो सकता है 144 पे क्लियर ना दिख रहा हो। अब देखो यहाँ पर अब अगला स्टेप ये है कि यहाँ से हम ऐसे एक लाइन खींचते हैं और जितने भी नीचे वाले हैं उनके सबके साइन चेंज कर लेते हैं। यानी यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस। अब देखो प्लस और माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो 0 हो गए। अब हमको जो भी बचा है वो लिख लेना नीचे। क्या बचा है हमारा, यहाँ पर बचा है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पर ये समझ में आएगी नहीं। अच्छा एक चीज और देखो, 4x स्क्वायर तो यहाँ पे था तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं तो यहाँ से ये कट जाएगा। 4x स्क्वायर था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 4x जो रहेगा उसके नीचे लिखोगे। जैसे x की पावर 4 था तो हमको मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 4 मिला तो हमने नीचे लिख दिया। यहाँ x स्क्वायर था तो यहाँ भी x स्क्वायर मिला तो हमने इसके नीचे लिख दिया। अब जो नहीं मिला है उसको तो भाई लिखोगे ही, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 10। इतना बताओ, ये समझ में आ गया सभी को। अगला स्टेप देखो, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब हो जाए। एक्स स्क्वायर को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 2x क्यूब होगा। बताओ सही है कि नहीं सही है भाई। 2 नंबर है, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर x की पावर 2 x की पावर 1 मल्टीप्लाई करने पे पावर जुड़ जाती है,
तो ये हो गया हमारा x की पावर 3। अब यहां पर क्या करना है हमको, यानी कि हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2x से। अब x स्क्वायर का 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब हो गया, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, यहां से 2 2 जा 4 हो गया, x का x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, और यहां पर प्लस 4 है इधर, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8x। अब फिर से साइन चेंज करो सारे, यानी यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, ये कट गया हमारा। अब ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में हो गया 10। ये समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, अगर आप जब एक बार सीख लोगे ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आपके 4 से 5 मिनट का टाइम लेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके 10 सेकंड के अंदर में ही लग जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना होना, कितना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, हमारे पास टाइम होता है। आगे हम लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे हम 2.5 घंटे में हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा परेशान ना होना, अभी सीखना केवल। अब यहाँ पर हमारा 4x स्क्वायर, तो इसका मतलब 4, यहाँ पर तो x स्क्वायर ही है, तो हमको 4 केवल चाहिए, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर का 4 से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, सॉरी 2x का 4 से मल्टीप्लाई 2 4 जा 8x, और जहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो ये हो गया 4 4 जा 16। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि अपोजिट साइन के सेम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, और साइन बड़े नंबर के आगे का, तो बड़े नंबर के आगे माइनस लगाया तो माइनस लगाओ, 16 माइनस 10 करोगे तो हो जाएगा 6, यानी कि -6 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, पहला क्वेश्चन किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताओ, सभी लोग बताएंगे। अच्छा, कल वाली क्लास में जो मैंने साइंस का होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने किया था, है ना। सभी लोग कमेंट में आंसर अभी भी अगर नहीं दिए हो तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लेना पहले पूरी वीडियो, उसके बाद उसके लास्ट में जो मैंने साइंस का होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन को देखना, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अभी उसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, उसका जब पेपर सॉल्व कराऊंगा साइंस वाला तब मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के कैसे हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलो अभी देखो, इतना सभी लोग बताओ, इतने पे क्लियर हो गया। अरे अब तो वीडियो लाइक कर दो, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की हो, और मैं इंतजार में बैठा हूँ कि चलो भाई अभी तो बच्चे वीडियो लाइक करेंगे ही, है ना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है केवल 50, केवल 50 लाइक, वो नहीं कि जैसे कहते हैं हम एम करते हैं 2K लाइक्स का, हम एम करते हैं 2 मिलियन लाइक्स है, तो मिलियन वगैरह नहीं, के भी नहीं, केवल 50। तो भैया कर देना, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अलजबरा का ही क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में दिया गया कि भैया कोई प्रेम है, ठीक है, प्रेम इज 3 times older than 3 times older than किससे भाई, हिज सन अशोक, हिज सन अशोक, फिर फुल स्टॉप, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, और आफ्टर 15 ईयर्स प्रेम विल बी, प्रेम will be twice the age of, twice the age of, twice the age of Ashok, twice the age of Ashok. What is the sum of their present ages? What is the sum of their present एजेस, ठीक है। ऑप्शन ले लो भाई, ऑप्शन ए दिया गया था 48 ईयर्स, 48 ईयर्स, ऑप्शन बी दिया गया 60 ईयर्स, ऑप्शन सी दिया गया
64 ईयर्स और ऑप्शन डी दिया गया 72 ईयर्स। चलो भाई बताओ, आप बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से सुना देता हूं, सुन लो मेरी सुरीली आवाज में। क्या कह रहा है कि प्रेम इज 3 टाइम ओल्डर देन हिज सन अशोक। कोई प्रेम है, ठीक है, वो अपने लड़के से अपने लड़के अशोक से एज में 3 टाइम्स है। यानी अगर अशोक 10 साल का है तो प्रेम कितने साल का होना चाहिए? 30 साल का। यानी अशोक अगर 10 ईयर्स का है तो प्रेम की जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 30। ये समझ में आया? मतलब केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, प्रेम विल बी ट्वाइस द एज ऑफ अशोक। प्रेम की जो एज होगी वो अशोक के एज की ट्वाइस होगी। यानी 15 साल बाद दोनों की एज अगर 15 बढ़ जाती है तो उनकी जो एज है वो क्या हो जाएगी? प्रेम की जो एज है वो अशोक की ट्वाइस हो जाएगी। अभी कितनी है? 3 टाइम्स। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे उनके बीच का जो टाइम्स होगा यानी गुना होगा वो कम होता रहता है, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज द सम ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस। यानी ये दोनों की एज का सम क्या होगा, दोनों की आयु का योग क्या होगा। तो यहाँ पर इसके लिए तो हमें सबसे पहले दोनों की एज पता होनी चाहिए। एक चीज मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर भैया प्रेम है और अशोक है, 2 लोग हैं, ठीक है। अशोक की मान लो एज कितनी है? प्रेजेंट एज अशोक की अगर हम एज मान लें कि x ईयर्स है, तो ये बताओ कि प्रेम की प्रेजेंट एज क्या होगी? आप बताओ। ये कह रहा है प्रेम इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन अशोक। यानी प्रेम जो है वो अशोक की प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स है। समझ में आया? 3 टाइम मतलब कि 3 गुना। तो यानी अगर ये x ईयर्स के हैं तो प्रेम कितने ईयर्स का होगा? 3x ईयर का। बताओ समझ में आया कि नहीं? सभी लोग बताओ, इतनी बात में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर चलो 15 साल के बाद, 15 साल के बाद जैसे अभी मान लो कि आपकी एज हम मान लेते हैं कि 15 ईयर, मतलब मान लेते हैं किसी की 14 होगी किसी की 15 होगी। मेरी एज 35, मेरी एज 35। अब अगर मैं यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर आप हो और यहाँ पर मैं हूँ, आपकी अभी की जो एज है वो 15 है और मेरी 35 है। अगर हम 15 साल के बाद की हम बात करें तो आपकी एज कितनी हो जाएगी और मेरी एज कितनी हो जाएगी? ये समझ में आ रही है बात? तो आपकी एज जो होगी वो 30 हो जाएगी और मेरी एज जो है वो कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अरे ये तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा 15 साल के बाद। अरे वाह, है ना। और आप क्या हो जाओगे? जवान, ठीक है। यानी जवानी भी पार कर चुके होगे 15 साल के बाद। तो टाइम बहुत कम है, केवल देखने में लग रहा है ना टाइम बहुत कम है। बेटा मेहनत करना शुरू कर दो और मेहनत अभी से करते रहोगे ना तो आगे चीज़ें धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों पर चलते रहोगे। अभी जितने लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, तो एक टाइम आएगा कि टाइम उनको बर्बाद कर देगी। तो अभी टाइम ना बर्बाद करो। देखो इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं हो रही, केवल 15 ईयर्स की। अभी आप 15 के हो और यही 15 आगे और बीतने वाला है, तो आप 30 के हो जाओगे और मैं 50 का हो जाऊंगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब भी आगे की एज बताएंगे तो हम प्रेजेंट एज में वो हम प्लस कर देंगे। तो आफ्टर 15 ईयर्स, देखो आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद क्या हो जाएगा? अशोक की जो एज होगी वो 15 ईयर बढ़ जाएगी और यहां पर जो प्रेम है इनकी एज भी 15 ईयर बढ़ जाएगी। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? यानी 15, अभी अगर इनकी एज x है तो 15 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 15। और इनकी एज अगर 3x है तो 15 साल के 15 ईयर्स आफ्टर इनकी एज 3x प्लस 15 हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है? प्रेम विल बी ट्वाइस द एज ऑफ अशोक। यानी प्रेम जो है वो अशोक की एज का, तो अशोक की एज तो ये है, अशोक की एज का कितना? ट्वाइस। तो यहां पर ट्वाइस कर लो और ये इक्वल कर लो। जब ये ट्वाइस होगा तब ये इक्वल होगा। बताओ ये बात समझ में आई? जैसा क्वेश्चन लिखा है बस वैसा ही फॉलो कर लेना, ज्यादा दिमाग ना लगाना। क्या कह रहा है कि प्रेम विल बी ट्वाइस, तो प्रेम जो है वो ट्वाइस हो जाएगा किसके? एज ऑफ अशोक। ये जहां पर ऑफ लगा होगा ना, हमेशा मामला इसी के साथ बनता है। तो ऑफ जिसके साथ लगा है ट्वाइस उसका होगा। तो यानी यहां पर अशोक की एज एक्स थी तो एक्स प्लस 15, तो इसका ट्वाइस ये हुआ। बताओ समझ में आया? अब यहां पर क्या करेंगे? 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x
प्लस 2 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 3x प्लस 15। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। क्या करोगे, x को x के पास ले जाओ, यानी वेरिएबल को वेरिएबल के पास और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास। ये बात समझ में आई? वेरिएबल को वेरिएबल के पास और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास। देखो यहाँ पर 3x था, 2x इधर गया तो प्लस था तो माइनस हो गया, 15 इधर आया तो 30 था तो माइनस हो गया। बताओ 15 है तो 15 इधर आया तो 13 के पास जाते ही माइनस हो गया। ये बात समझ में आई सभी को? अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऐसे नहीं समझ में आता। ऐसे बताओ, x को x के पास लेके आओ। चलो ये 2x है, 3x इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 15 है और 30 को उधर लेके जाओगे तो माइनस 30 हो जाएगा, है ना। मैं पहले से ही सीधा करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2x माइनस 3x होगा नहीं, तो 3x माइनस 2x करोगे तो 1x बचेगा, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लगाओ। 15 माइनस 30 होगा नहीं, तो 13 में से 15 करो तो हो जाएगा 15, और बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लगाओ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो x इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 15। बताओ समझ में आया कि नहीं? यानी अशोक की जो एज है वो 15 ईयर्स आ गई, और प्रेम की जो एज है वो 3 इंटू 15 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 15 आई है, तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45। बताओ भाई सभी लोग बताओ। अब ये कह रहा था दोनों की एज का सम क्या होगा, मतलब अशोक और प्रेम, इन दोनों की एज का सम क्या होगा। तो भैया अशोक 15 के, प्रेम 45 के, दोनों का सम कितना हो जाएगा 60। बताओ यहाँ पर बी ऑप्शन यानी 60 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आ गई बात? सभी लोग बताओ। आसान क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ही टेस्टी क्वेश्चन था। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, हर साल आते हैं ये एज वाले क्वेश्चन जो हैं, एज वाले हो गए, क्वाइंस वाले हो गए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये हर साल आते हैं, तो इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर हो गया ना? ये आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इस तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और इस बार के पेपर में काफी सारे बच्चे हुए, अच्छी खासी तैयारी थी उनकी, मतलब अच्छी खासी तैयारी का मतलब मुझे क्या पता था कि वो बेचारे उसी चक्कर में बैठे हैं कि उन्होंने जो बुक परचेज कर रखी है क्वेश्चन उसी से आएगा, तो उसी चक्कर में मैं अपना बुक से पढ़ाता रहा, वो पढ़ते रहे, मुझे नहीं लगा कि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं। तो भैया एक्स्ट्रा चीजें करो। आर एस अग्रवाल है, अगर आपके पास आर एस अग्रवाल करो, आर डी शर्मा है तो आर डी शर्मा करो, एनसीईआरटी बुक है एनसीईआरटी करो, आपकी जो स्कूल वाली बुक है यानी जो भी बुक चलती है आपके पास जिस भी पब्लिकेशन की, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सीरियसली समझ के करो, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अदरवाइज आप वही जो भी नवोदय की बुक ले रखे हो वही रटने में लगे हो तो बच्चा आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। चलो हम फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि if x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3, ठीक है, 7 माइनस 4 रूट 3, तो हमें बताना है देन वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इज, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ये तो आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया भी है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 3 रूट 3, ऑप्शन बी दिया गया है 8 रूट 3, ऑप्शन सी दिया गया है 14 प्लस 8 रूट 3, और ऑप्शन डी दिया गया है 14। चलो आप बता सकते हो इसका सही आंसर क्या होगा? अरे चलो तुक्का ही लगा लो सभी लोग, जिन्होंने पढ़ा है वो तो सॉल्व करके सही बताएंगे ही, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तुक्का ही लगा ले। चलो तुक्का लगाकर ही बता दो कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताओ, हाँ सभी लोग बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जिसको भी पता है सभी लोग बताओ। नहीं पता? अच्छा पता है, चलो फिर भी जिनको नहीं पता वो देख लें भाई कैसे होगा। देखो यहाँ पर हमको x है, यहाँ पर हमारा x है, लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन एक्स चाहिए और जो कि नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकालोगे? देखो इसको अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 कर दो, 7 माइनस 4 रूट 3। बताओ समझ में आया? आपका तो सर इसके आगे क्या होगा? इसके आगे वही होगा जो मंजूर अस्सी कॉन्सेप्ट होगा।
यानी अब इसको क्या करना है, आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज पढ़े हो आप? नहीं पढ़े हो? पढ़ा देंगे भैया, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, पढ़ा देंगे वो भी। रेशनलाइज कैसे करते हैं अभी फिर भी मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा हिसाब। देखो यहां पर रेशनलाइज किया जाता है, जो भी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी ये रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसी से क्या करो आप अपोजिट साइन से, यानी 7 + 4 √3 अपॉन 7 + 4 √3 से क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो। बताओ समझ में आया रेशनलाइजेशन? यहां पर क्या कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, कहें कि इसको गायब करना है भैया, तब तो क्वेश्चन हमारा आसान होगा। अब यहां पर कैसे करोगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 + 4 √3 अपॉन में, यहां एक चीज ध्यान देना, यहां पर देखो यहां 7 है, यहां 7 है कि नहीं, यहां पे 4√3 है, यहां पर 4√3 है। बस अंतर क्या है कि यहां माइनस है और यहां प्लस है। एक आइडेंटिटी याद कर लो, वो है हमारा कि a - b इंटू a + b अगर हो कहीं पर तो उसको आप a² - b² भी लिख सकते हो। यानी अगर ये दोनों नंबर सेम है, बीच में केवल प्लस माइनस का अंतर आ रहा है ना, केवल प्लस माइनस है, तो आप क्या करो दोनों का स्क्वायर करके लिख दो। यानी यहां पर हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर, माइनस लगाओ, और यहां हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग इतनी बात बताओ भाई, समझ में आ गया ना? अब यहां पर क्या करोगे आप, ये हो जाएगा 7 + 4 √3 अपॉन में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 √3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 √3 का स्क्वायर। देखो यहां पर करके बताता हूं, वहां नहीं लिख रहा हूं अभी आपको यही करके दिखा देता हूं कि 4 √3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, यानी 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, यानी यहां पर हमारा कितना होगा 48। बताओ समझ में आया? कोई चीज मिस नहीं कर रहा हूं, एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, ठीक है? कोई चीज ऐसा नहीं कि मैं बीच में गायब कर दे रहा हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि भाई आप बहुत समझदार हो, आपको पहले से ही आता है, मैं टीचर हूं, मैं ये सोचकर पढ़ाता हूं कि आपको अभी कुछ नहीं आता, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि जिस भी बच्चे को बिल्कुल भी ये चीजें नहीं आती होंगी वो आसानी से चीजों को समझ सकता है। बताओ ये समझ में आया सभी को? स्क्वायर समझ में आ गया कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16, √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब बहुत से लोग पूछ रहे होंगे सर √3 का स्क्वायर 3 क्यों हुआ? तो √3 का स्क्वायर जो होता है ये होता है हमारा √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो इसका मतलब हो जाता है √3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो यही से याद रख लो कि अगर दो सेम रूट को स्क्वायर करोगे तो वही आंसर आएगा जो उसके रूट के अंदर जो नंबर होगा, ठीक है? बस इतनी सी चीज। अब यानी यहां पर हमको मिल गया 1/x = 7 + 4 √3, और अपॉन में कितना हो जाएगा 49 - 8 यानी कि 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं कि है, कोई मतलब नहीं। जैसे अगर मान लो 5 लिखा हो या 5/1 लिखा हो तो इन दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सेम है ना? तो ऐसे यहां पर अब देखो हमको x भी पता है, हमको 1/x भी पता है, तो हमें निकालना क्या था, x + 1/x। तो x की वैल्यू कितनी है 7 - 4 √3 प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 7 + 4 √3। ये समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई सभी लोग बताओ, ये समझ में आया सभी को? अब देखो यहां पर ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव सेम नंबर तो कट गया, बचा कितना हमारा 7 + 7, और 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बताओ भाई सभी लोग बताओ कि इतनी बात सभी को समझ में आ गई या नहीं? सभी लोग बताएंगे इतनी बात सभी को समझ में आ गई? आसान था? आसान था, आसान था। आसान तब लगेगा जब आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अभी हम लोग अभी कल संडे है ना, अभी संडे को तो अभी हम लोग करने ही वाले हैं। संडे को आपकी 2-3 क्लासेस होंगी। तो एक तो ये क्लासेस होगी जिसमें हम पेपर एनालिसिस करेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अलजबरा, ठीक है? अलजबरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, तो हम लोग अलजबरा पढ़ेंगे।
ठीक है, संडे को तो तैयार रहिएगा। पूरी की पूरी वन शॉट वीडियो होगी और सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो भी 2 घंटे 3 घंटे का टाइम लगेगा वो लगा देंगे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर हिंदी का अगर मैं देखूं तो हिंदी का जो पेपर था वो काफ़ी आसान था। हिंदी का जो पेपर था वो काफ़ी आसान था। अभी जैसे आपको एक होमवर्क देता हूं और होमवर्क का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा लाइव चैट में। देखो आज का होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी हिंदी का जो भी क्वेश्चन था वो हम लोग आगे पेपर में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ये क्वेश्चन है कि भैया शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनिए, यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या दिया गया? ऑप्शन ए, यह काम कौन किया, यह काम कौन किया, यह काम कौन किया, और क्वेश्चन मार्क भी प्रश्नवाचक वाक्य है। बी दिया गया, यह काम किसने करा, यह काम किसने करा, यह काम किसने करा। फिर ऑप्शन सी दिया गया, यह काम कौन ने किया, यह काम कौन ने किया, कौन ने किया। और ऑप्शन डी दिया गया, ऑप्शन डी, यह काम किसने किया, यह काम किसने किया। अब देखो 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शन में 4 सेंटेंस दिए गए, 4 वाक्य दिए गए। हमें यह बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी सही कौन सा लिखा है। अब आपके हिसाब से क्या होगा, यह काम कौन किया, यह काम किसने करा, यह काम कौन ने किया, या यह काम किसने किया। अब इसका आंसर लाइव चैट में नहीं, मुझे पता है काफी सारे बच्चों को इसका आंसर पता, लाइव चैट में नहीं दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा भाई उनको मिलेगा हार्ट, और जिनका गलत होगा उनको मिल जाएगा सही जवाब। और इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसकी आने वाली जो वीडियो है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाकर के अभी से ही लाइक कर देना, और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। और एक चीज़ और, जाते जाते एक चीज़ और, कि अपना जो दूसरा चैनल है ना पढ़ लिया, इसको भी सब्सक्राइब कर देना। इसलिए सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये एकेडमिक चैनल है। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। अभी आपकी क्लासेज मैंने शुरू की हैं, धीरे धीरे इस पर भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो सभी लोग जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। बाकी शॉर्ट्स वगैरह इसी पे अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, तो चलो फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और कुछ नहीं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, चलो फिर बच्चे लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।